होता है इसका। और एज एंड मैच्योरिटी लेवल डिपेंड मैटर करता है। और मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट वो भी मैटर करेगा। ठीक है, कि हम देखिए जैसे कि हमारी एज क्या है, एक तो छोटा बच्चा होता है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है वो सीखता है, उसके लेवल पे तो हमारा टीचिंग लेवल कैसा होगा, मेमोरी बेस्ड होगा, है ना। जो हमने 3 लेवल्स पढ़े हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो जो एज होगी छोटे बच्चे की, जो एज होती है उसमें वो क्या करता है कि मेमोरी लेवल पर सीखता है ना। और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, प्री अडोलिसेंस, वो थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अडोलिसेंस में जब वो आ जाता है किशोरावस्था में, और किशोरावस्था में वो आकर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी रखता है। ठीक है, चिंतनशील उसका स्तर हो जाता है, जो अमूर्त चीजें होती है उनको समझने लग जाता है। ठीक है, तो उसका जो परिपक्वता का स्तर है और जो उसकी उम्र है वो भी इसमें मैटर करती है। क्योंकि अ, उसमें क्या होता है कि जो छोटी उम्र होती है ना, तो उसमें ब्रेन का, मस्तिष्क का इतना विकास नहीं हो पाता कि वो चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो एज के साथ साथ उसका मस्तिष्क का विकास होता है और उस मस्तिष्क में ऐसी क्षमता आती है कि वो चीजों को ग्रहण कर पाता है और उसके बारे में सोच विचार कर पाता है। पहले तो संबंध स्थापित कर पाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, और फिर उसके बाद सोच विचार कर पाता है, जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी सोच पाता है रिफ्लेक्टिव लेवल पर। ठीक है, सेकेंड है मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट। तो उसकी प्रेरणा कैसी है, किस स्तर का वो जो है जोश रखता है पढ़ने सीखने का, और कैसी ललक, कैसी लगन उसके भीतर है, वो मोटिवेशन लेवल है वो उसका डिसाइड करता है। और एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट, जो हमारा विषय है उस विषय के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, उस विषय में उसकी रुचि बनती है, वो विषय उसको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, इस प्रकार से सब कुछ इसमें डिपेंड करता है। तो लर्नर के जो है अधिगमकर्ता के, जो सीखने वाला है उसके लक्षण भी उसके हिसाब से बदल जाते हैं। किसमें लो मोटिवेशन होता है तो वो क्या करेगा कि उसका दृष्टिकोण भी विषय के प्रति अच्छा नहीं रहेगा और वो उसको कम सीख पाएगा। ठीक है, और जैसे मोटिवेशन लेवल हाई होता है, उसको पता होता है कि उसकी नीड क्या है और उसको क्यों पढ़ना है, इस क्यों का आंसर उसको पता होता है। और उस क्यों के साथ साथ जब फिर वो उसका कैसे करना है, क्या है ये सब कुछ, तो इससे क्या और कैसे का भी आंसर वो खोज लेता है। तो उसका मोटिवेशन जो लेवल है वो हाई पीक पर होता है। ठीक है, तो उसका दृष्टिकोण भी अच्छा ही रहेगा निश्चित तौर पर। जैसे हम हैं तो हम जो नेट और जीआरएफ क्लियर करने के लिए यहाँ पर हैं, तो हमारे मोटिवेशन लेवल को किसी और को प्रेरित नहीं करना पड़ता, और पेरेंट्स को है फोर्सफुली हमें बिठाना नहीं पड़ता, डंडे नहीं मारने पड़ते, सजा नहीं देनी पड़ती कि आप बैठिए नहीं तो आपको ये सजा मिलेगी। हम खुद से जुड़ते हैं, तो हमारा मोटिवेशन लेवल पीक पर है। तो इसी प्रकार से ये इस पर भी बहुत डिपेंड करता है, अधिगमकर्ता का ये मुख्य लक्षण है। तीसरा है एक्सपेक्टेशंस एंड वोकेशनल एस्पिरेशंस। इसमें क्या है कि जो उसकी अपेक्षाएं क्या है, और अपेक्षाओं के ऊपर भी किस प्रकार से की वो अपेक्षाएं रखता है अपने सब्जेक्ट से, उसको ये रुचि के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, या फिर उसको वोकेशनल एस्पिरेशंस मतलब कि उसको व्यावसायिक तौर पर उसके लिए पढ़ना है कि व्यवसाय इसी को, जो मेरी रुचि है इसी को मुझे व्यवसाय बनाना है, इसी से मुझे रोजमर्रा जो अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है। अब स्पेशल टैलेंट, इसमें क्या है कि विशेष हमारे जो प्रतिभाएं हैं उसके ऊपर भी, जो एक गिफ्टेड बच्चा होता है उसमें जन्मजात ही प्रतिभाएं होती हैं, और कोई कोई होता है कि उसको प्रतिभाएं अर्जित करनी पड़ती हैं। तो ये कर्म के ऊपर बेस है, जिसको जन्मजात से नहीं होता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसको जो बच्चा जिसको गिफ्टेड बोला जाता है, पेरेंट्स के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो उसमें आ जाते हैं स्वतः ही। तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, और उसको चीजों को एक तत्परता जो होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो सामान्य जो बच्चा है वो सामान्य बच्चा वहां तक नहीं पहुंच सकता, वो अपने पुरुषार्थ से वहां तक पहुंच सकता है, वो अर्जित गुण है उसका, तो वो अर्जित भी कर सकता है उन गुणों को। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और मैकेनिकल डेक्सटेरिटी, तो उसकी मैकेनिकल जो कैसी स्ट्रक्चर है, कैसा क्या कुछ उसकी थिंकिंग जो है उसके ऊपर भी बेस रहता है।
एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि उसमें बहुत सारी जो वातावरण की बदलती परिस्थितियां हैं उनके साथ कैसे वो सामंजस्य बिठाकर कार्य कर सकता है, ये भी एक बहुत अच्छा उसका गुण है। आगे चलेंगे। मोटर लर्नर्स, मोटर लर्नर्स क्या होते हैं? मोटर ये है कि मोशन से संबंधित है, ठीक है, जहां पर एक तरह से तत्परता दिखाई जाती है, गतिशीलता दिखाई जाती है, और उसमें क्या होता है कि हमारे जो शारीरिक है बॉडी बॉडी स्किल जो काइनेस्थेटिक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इंट्यूसिव है, इंट्यूसिव और इंसाइट्स एंड हंचेस। तो उसमें क्या करते हैं ये कि जो इंट्यूसिव है कि किसी की जो आपने देखा होगा कि सिक्स सेंस जो है, छठी इंद्री उसकी जागृत होती है। आप सुनते होंगे आमतौर पर कि मेरी छठी इंद्री थी, मेरी छठी इंद्री ने बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कि मुझे पहले से आभास हो गया था। ठीक है, तो ये पहले से जो आभास होने की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो भी इसमें आ जाती है। इंट्यूटिव उसको बोलते हैं कि किसी चीज का हमें नहीं पता होता, एकदम से हमारे सामने कोई चीज आती है, उसके बारे में हमसे यदि किसी ने पूछ लिया, उससे पूछा जाता है, तो हम स्वतः ही उसका अपने आप से बिना पढ़े ही उसका आंसर जो है सोच पाते हैं और उसको बता देते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा है। ठीक है, वो क्या है? इंट्यूटिव है। ठीक। इंडक्टिव, फ्रॉम फैक्ट्स टू जनरलाइजेशन, जो जहां पर भी इंडक्टिव की बात आ गई, तो इसमें इंडक्टिव ये आगमन होगी शायद पुंडलिक सर, आपको, आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आगमन होगी ना ये इंडक्टिव। जी मैम। हाँ, तो इंडक्टिव है ये आगमन विधि। आगमन में क्या है कि जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, तथ्य क्या होते हैं? अब देखिए, फैक्ट्स और थॉट्स में भी फर्क होता है। ठीक है, फैक्ट्स क्या होते हैं, तथ्य क्या होते हैं? जो पहले से प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड, वो सत्य स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, उनको किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही एक अपना सत्य है। ठीक है, तो वो जो प्रूव्ड ट्रुथ है उनको फैक्ट्स कहा जाता है, तथ्य कहा जाता है। और विचार तो हमारे सुबह से शाम तक बहुत सारे विचार उठते हैं। ठीक है, वो जो है वो विचार सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मतलब कि झूठ भी हो सकते हैं, सत्य भी हो सकते हैं, वो कैसे भी। तो विचार और फैक्ट्स में आप जो है तथ्यों में आप ये अंतर समझ के चलेंगे। तो ये फैक्ट्स जो होते हैं, उन फैक्ट्स से जनरलाइजेशन की तरफ, जो तथ्य होते हैं तथ्य से सामान्यकरण की तरफ, ये जो इंडक्टिव लर्निंग होती है हमारी जाती है। तो इसमें क्या है, ये भी एक गुण है लर्नर्स का, कि कोई तो होता है कि फैक्ट्स के ऊपर जाता है, पहले फैक्ट्स से समझता है, फैक्ट्स के द्वारा जो स्पेशल होता है उससे जो जनरल की तरफ जाता है। ठीक है, सामान्यकरण की तरफ जाता है, उससे समझता है। और इसमें जैसे कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो एग्जाम्पल से समझते हैं, बाद में थ्योरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें एग्जाम्पल हम देकर समझाते हैं और बाद में उनको थ्योरी बताई जाती है, कोई जनरल रूल बताया जाता है। ठीक है, कि पहले तो उनका खुद का पर्सनल एग्जाम्पल लिया जाएगा, उसके बाद जनरल रूल का प्रतिपादन, नियम का प्रतिपादन किया जाएगा, उसके माध्यम से वो समझते हैं। और कुछ कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो कि उसको पहले थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद उसको स्पेशल एक इंडिविजुअल की तरफ लेकर लेकर जाया जाएगा, जो स्पेशल जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको वो दिया जाएगा। ठीक है, वो उनको कहते हैं निगमन। निगमन जो होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो उसका लक्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी कुछ लोग सीखते हैं। तो जैसे कि किसी का जो नियम है कि मोशन में E इज इक्वल टू एम सी स्केयर है, पहले तो ये जो फॉर्मूला है ये बता दिया, उसके बाद बताया कि ये कैसे होता है, कैसे लागू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें डिडक्टिव है, ये डिडक्टिव टाइप है। और पहले क्या कर दिया, पहले तो बताया कि जो है जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको हम वो तो ना तो डिस्ट्रॉय कर की जा सकती है, ना वो पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्र है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फैक्ट्स से जनरलाइजेशन की तरफ है, ये इंडक्टिव है। और जो पहले E इज इक्वल टू एम सी स्क्र है, उसके बाद हम उसको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है और कैसे ये अप्लाई होता है, वो डिडक्टिव है। ये इसके ऊपर हमने 2 से 3 मिनट लगाई है। क्यों लगाई है? कि क्योंकि ये जो शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो इनको आप ध्यान से देखेंगे। ये उस विधि में भी है, मेथड्स में भी आ जाते हैं ये टीचिंग मेथड्स में, और ये लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक में भी आते हैं। रिफ्लेक्टिवली, ये इंट्रोस्पेक्शन होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब कि खुद से ही जो है एक चिंतनशील अवस्था होती है, खुद से ही सोच के और विचार करके उसको एक अमूर्त चीज को भी समझ लेना और उसको एक्सप्रेस कर देना, कुछ नया सोचना। पांचवा होता है कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। तो लिसनिंग स्किल से के बेस से भी हमारी जो है अधिगमकर्ता की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होते हैं, लक्षण बताए जा सकते हैं। तो आप इसमें जो हम बता रहे हैं, तो आप इसमें खुद का भी एनालिसिस करते चले कि आप किस प्रकार के लर्नर है, किस प्रकार के जो है लिसनिंग स्किल्स आपकी कैसी हैं। तो आगे देखेंगे कि एक्टिव लर्नर, इसका पूरा दिखा दीजिए भाई, 5 से स्टार्ट कर दीजिए। क्या क्या इसमें, ठीक है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। तो हमारी जैसी हम किस प्रकार से हम सुनते हैं। हम कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते भी कोई म्यूजिक सुन रहा होता है, और किसी को ऐसा होता है कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो चाहिए होती है किसी को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये लर्नर्स के इस प्रकार से भी अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं। एक्टिव लर्नर्स, सक्रिय श्रोता, और एम्पैथिक लर्नर्स, इवेलुएट लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग, और एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो इसमें क्या होता है, सक्रिय लिसनिंग में क्या होता है कि सक्रिय श्रोता उसमें वो जो आपको कोई बात बताई जाती है तो बड़ा आप एक्टिव होकर, चौकन्ना होकर, अवेयर होकर, अलर्ट होकर सुनते हैं, ठीक है। तो जो आपकी सतर्कता है, जो अलर्टनेस है आपकी, वो इसमें एक्टिव जो है पार्टिसिपेट करती है। आप जो जहाँ पर हाँ कहना होता है वहां पर हाँ हाँ कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। उसको बड़े अच्छे से ध्यान से उसको अधिग्रहण करते हैं, ठीक है। और उसकी उनकी जो बातें हैं उसके आप पास आप साथ साथ में चलते जाते हैं कि हाँ हाँ ये ठीक, आप क्लियर होता जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। पूरा फोकस्ड तरीके से आप उसको सुनते हैं, अटेंशन पूरी देते हैं, वो एक्टिव लर्नर्स हैं, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग हैं। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, निश्चित रूप से ये बहुत जो है आप उसको अच्छा से ग्रहण कर पाते हैं, और अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, आपकी मेमोरी में हो जाता है। तभी तो कहा गया कि एक जो अच्छा स्पीकर है, जो अच्छा वक्ता है, पहले वो अच्छा श्रोता होता है, ठीक है। जो आपको अच्छे अच्छे वक्ता आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, कहीं पर भी जो आपको व्याख्यान देते हुए मिलेंगे, तो आपको लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे बनाए, वो लिसनिंग पावर से बनाए अपनी, जो की जो श्रोता सुनने की जो पावर है, जो सुनने के अधिग्रहण करने की जो क्षमता है, उसी से उसकी मेमोरी में रिटेन रहता है, उसी से उसका जो चीजों की समझ बन पाती है, और उसी से वो बोल पाता है। समझ जब बन जाती है, मेमोरी में जब कुछ होता है कंटेंट, तो आप स्वतः ही बोल सकते हैं। तो दूसरा है एम्पैथिक लर्नर। इसमें क्या होता है कि जो आप जब सुन रहे होते हैं ना किसी की चीजें, तो आप वैसा ही फील कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि अरे अरे, हाँ हाँ, मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूँ, ठीक है। आप क्यों उसके दर्द को समझ पा रहे हैं, अपने दोस्त के, अपने मित्र के, अपने सगे संबंधी के, परिवार के सदस्यों के। आप जब सुनते हैं ना उनको, तो क्या होता है कि आप उनको कहते कि हाँ, ये दर्द मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो आपका जो दर्द है वो मैं खुद पे महसूस कर रहा हूँ। आपको जैसा दर्द हो रहा है वैसा ही चोट तो आपको लगी है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। वो जो है ना, दूसरे की स्थिति में अपने आप को रखकर उस प्रकार से सोचना, उस प्रकार से समझना, ये क्या है, एम्पैथिक लिसनिंग होती है। तीसरा है इवेलुएट लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। इसमें क्या होता है कि आप जब सुन रहे होते हैं ना किसी चीज को, किसी के सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहे होते हैं, तो आप उसमें इवेलुएट करते हैं, उसको जांचते हैं सुनने के साथ साथ। कैसे जांचते हैं कि इसमें इसने ये कहा है, इसका ये तात्पर्य है, इसने ये कहा है, इसने ये ठीक कहा है, इसने ये गलत कहा है, और इस प्रकार से आप उसको इवेलुएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। एक वो उसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंक लिसनिंग क्यों इसमें कहा गया, क्योंकि आप उसके जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स हैं, और उसके जो उसका जो कथन का सत्यता है, और उसके आपने ये ठीक कहा, आपने ये गलत कहा, ये साथ साथ आप उसका मूल्यांकन करते जाते हैं, तो उसको क्रिटिकल जो है शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ये उस प्रकार के लिसनर हो सकते हैं। तो आप किस प्रकार के लिसनर है वो देखते चलेंगे।
और इसमें आगे क्या है कि एप्रिसिएटिव लिसनिंग। एप्रिसिएटिव लिसनिंग में क्या है कि आप जब सुन रहे होते हैं किसी की चीज को, तो आप साथ साथ में उसको क्या करते हैं कि एप्रिसिएट भी करते रहते हैं कि अरे हाँ, आपने ये बड़ा अच्छा किया, अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे तो ठीक है, आप इसको ना और आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ में आप उसको ये पॉइंट ऑफ व्यू भी अपना वक्तव्य देते जाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, उसका उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये है, ये ये बहुत सुंदर पढ़ाया मैम। अप्रिशिएटिव। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया मैम आपने। थैंक यू सर। इस तो रूल का इससे अप्लाई आप, कर दिया, अप्रिशिएटिंग लेवल लिसनिंग का ये भी एक एग्जाम्पल है हाँ जी, कि हाँ उन्होंने हाँ अप्रिशिएट किया कि मैडम आपने हाँ बहुत हाँ, बताया। अच्छा, पुंडलिक सर ऐसा बताना चाह रहे थे। जी मैम। ठीक है, नाउ आई गोट इट, वेरी एक्टिव, दैट्स गुड। ठीक है, एप्रिसिएटिव। एक्टिव लिसनर है। हाँ जी, बिल्कुल, और एप्रिसिएटिंग भी है। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने अपना ये जो परिचय दे दिया है कि मेरे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल, अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं भाई। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। ठीक है, हमारा जो ध्यान था पुल्लिक सर आपसे प्रश्न पूछने में था, एकदम से आपने बोल दिया, तो हम भी आपको इवेलुएट नहीं कर पाए कि आपने कैसा, किस प्रकार से कहा है। तो मेरे सर ने पकड़ लिया है। जी मैम। ए है जी, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। इसमें रिफ्लेक्टिव थिंकर्स क्या है कि व्यू न्यू इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चिंतनशील स्तर के होते हैं, ठीक है, चिंतन उनका चलता रहता है। तो वो क्या करते हैं कि जो नई इंफॉर्मेशन है ना, तो उसको, नई इंफॉर्मेशन को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके देख लेते हैं। जैसे आप योगा के जो है एक्सपीरियंस है, योग साधक हैं आप, तो आप जब अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, या फिर घर में ही जो भी कुछ हो रहा है उसको योग से संबंधित करके आप देखते हैं, अपने सब्जेक्ट से संबंधित करते करके देखते हैं। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप उसको अपने सब्जेक्ट से कैसे उससे जोड़ा जाए, किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को ऐसे आप इलेबोरेट करते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है, उसके साथ जब जोड़ के देखते हैं ना, वो ये उसकी रिफ्लेक्टिव थिंकर की पहचान होती है। दूसरा है कि आप रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो आपकी जो क्या होती है कि जो नई इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आप उसको पास्ट एक्सपीरियंस से जो रिलेट करके आप उसको देख पाते हैं, कि जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आए तो आपका जो अतीत में जो आपके अनुभव हुए हैं उसके साथ आपने उसको नोट करके देखा कि अरे, ये जो है ये कुछ कुछ उससे संबंधित है, मेरा ऐसा अनुभव रहा है, इसके साथ जो ऐसा होना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए, और इसके साथ ऐसे डील करनी है इस प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव थिंकर के पहचान है। ऑलवेज आस्क व्हाई। तो जो व्हाई जो का जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम हमेशा ये है जो है प्रश्न करें, क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। तो उसका क्यों का जब हम करेंगे, क्यों का प्रश्न, तो उसका जब क्या ठीक पक्ष है, क्या गलत पक्ष है, वो भी हमारे समक्ष आएगा, और हमें किसका अनुसरण करना है, किसका अनुकरण करना है, वो भी हमें स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कर चलते हैं कि इसका क्या है, एग्जामिन देयर फीलिंग्स अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग। तो जो उसमें हम जो अधिग्रहण कर रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं या फिर ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम जो, तो उसकी उसके बाद हमारी जो फीलिंग्स है, उसको ग्रहण करने के बाद हमारी फीलिंग्स क्या आती हैं, हमें अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, और हमें जो है प्रोत्साहित, हम उत्साहित हम जो महसूस करें, प्रोत्साहित महसूस करें, या फिर हमारे भीतर नकारात्मक चीजें आ रही हैं, तो उसको भी एग्जामिन करने का, उसका भी परीक्षण करने का जो है जो क्षमता होती है, वो चिंतनशील स्तर के थिंकर में होती है, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में। तो ये सब गुण है और हमें निश्चित रूप से ऐसा ही बनना चाहिए। क्रिएटिव थिंकर्स,
अब ये जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं ये भी महत्वपूर्ण है कि चीजों को एक जो बोरिंग सी चीज होती है, उबाऊ जो चीज होती है, उसको भी बड़ा क्रिएटिव बनाकर वो पेश करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरों को देखने में अच्छी लगे और उसका कुछ अर्थ निकल पाए, उसका कुछ सदुपयोग हो पाए। तो इसमें क्या है, लाइक टू प्ले विद न्यू इन्फॉर्मेशन, जो न्यू इन्फॉर्मेशन उनके साथ आती है वो क्या करते हैं, उसको प्ले करके उसके साथ खेलते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स होता है, मैथ्स सबको बड़ा सामान्य रूप से बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो मैथमेटिक्स के जो गुरु होते हैं, कुछ वो कहते हैं कि अब हम इन नंबर्स के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो नंबर्स के साथ खेलना होता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ फन, वो ऐसे पेश करते हैं। और वो क्या होती है, क्रिएटिव, ऐसा क्रिएटिव, उस उबाऊ सी चीज को भी ऐसा क्रिएटिव बना देते हैं कि दूसरों को आसान लगे, आसान से भी फिर वो इंटरेस्टिंग की तरफ बढ़ जाए, रुचिकर लगे, ठीक है। ऑलवेज आस्क व्हाई, ये भी व्हाई का प्रश्न करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट वी शुड पुट इन आवर डेली लाइफ आल्सो एवरी डे एट एवरी सिचुएशन। क्रिएट देयर ओन सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट्स। तो वो क्या करते हैं कि अपना ही जो है, जहां पर वो अटक गए हैं, जहां पर कोई भी परिस्थिति आती है, जीवन की समस्या है, कोई सब्जेक्ट में ऐसा कुछ समस्या आ गई है, कुछ ऐसा चैलेंज उनके सामने आता है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो है सॉल्यूशंस, अपने जो समाधान है उसको खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, खुद इजाद करते हैं, खुद बनाते हैं, उनकी संरचना करते हैं। और जो शॉर्टकट्स ऐसा निकाल लेते हैं कि वो प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल जाए, प्रॉब्लम उनको ज्यादा अफेक्ट ना कर पाए। आगे चलेंगे। हेलो जी सर। मैम, जो ऊपर वाला स्तर बताए थे, चिंतन स्तर, और जो अभी लास्ट वाला जो पॉइंट बताए थे क्रिएटिव थिंकर्स में, हम्म, थोड़ा हम्म, सेम लगा। हाँ सेम क्यों लगा, क्योंकि देखिए जो क्रिएटिव होगा वही रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर पाएगा, और जो रिफ्लेक्टिव होगा वही क्रिएटिव थिंकिंग कर पाएगा, ठीक है। ये आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है, ये कोरिलेटेड है ये। मतलब चिंतन स्तर में क्रिएटिव लड़के आएंगे। हाँ, चिंतन स्तर में क्या है, जो क्रिएटिव होगा ना वही तो एक तरह से जो चीजें है ना, उसके बाद उसमें जो सामने दिख रहा है ना, हमारे सामने जो नजर आ रहा है हमें, और उसके सामने जो नजर नहीं आ रहा है, जो क्रिएटिव होगा वही उसको सोच पाएगा कि क्या इसमें और होना चाहिए, इसमें और क्या हो सकता है। तो वो एक तरह से अमूर्त की तरफ भी जा रहा है और क्रिएटिविटी की तरफ भी जा रहा है, इसकी संरचना की तरफ जा रहा है। तो ये आपस में सह संबंधित है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। इसमें, हाँ, इसमें जो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में है ये, तो पहले तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, थोड़ा सा इनमें भिन्नता हल्की सी। इसमें चिंतनशील स्तर में क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंतन, एक गहरी समझ, गहरी थिंकिंग जो होती है ना, एक तरह रहस्यवादी जो सोच रखते हैं, वो इसमें आ जाती है रिफ्लेक्टिव में, ठीक है। और ये क्रिएटिव में क्या होता है, ये फन रूप में सब हर चीज को लेकर चलते हैं और समाधान भी इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। इनमें ये भिन्नता है। और इसमें ये है कि जो पहले वाले जो होते हैं, किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने सब्जेक्ट के साथ, विषय के साथ जो है कोरिलेट करके चलते हैं, उसके साथ जो संबंध बना लेते हैं किसी भी नई सूचना का, ठीक है। और ये जो क्रिएटिव वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ प्ले करते, खेलते हैं, और उसके जो है उसके साथ अपना जो है एक कुछ नई ही चीजें इजाद कर लेते हैं, नई ही चीजें बना लेते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट्स में चलते हैं, और वो जो है वो लॉजिकल तरीके से करते हैं रिफ्लेक्टिव। चलिए आगे चलते, प्रैक्टिकल थिंकर्स और कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। इसमें आगे और भी है क्या भाई, ये बार तो दिखाए नीचे, और थिंकर्स कौन से हैं, अच्छा इतने ही है, चलिए ठीक है। अब है प्रैक्टिकल थिंकर्स। प्रैक्टिकल थिंकर्स में क्या है कि जो हमारे जो एक तरह से कि वो ज्यादा भावनाओं में भावुक नहीं होते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे वो देखते हैं, ऑलवेज लुक फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो तथ्य हैं तथ्यों के हिसाब से वो चलते हैं, वो ज्यादा भावुक नहीं होते, फीलिंग्स पे ज्यादा जो डिपेंड नहीं करते, तथ्यों के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। जैसे कि किसी ने विचार दिया तो हम क्या करेंगे, अरे अरे अच्छा ऐसा हुआ आपके साथ,
तो उसके विचारों में, भावनाओं में बह जाएँगे कि अरे उसके साथ ऐसा है, वो ऐसे दुखी है, वो परेशान है, ऐसे है, वैसे। वो तथ्य निकालते, खोजते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है? कि क्या कारण है, सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर इसमें ये जो फेस कर रहा है जो प्रॉब्लम, तो उसके पीछे का कारण क्या है, तथ्य क्या है इसके पीछे, सत्य क्या है? तो वो ऐसा प्रैक्टिकल थिंकर्स ऐसा निकाल लेते हैं। और निश्चित रूप से जो भावुक होते हैं उनसे बहुत बेटर होते हैं प्रैक्टिकल थिंकर्स, ये जो चीज़ों में खुद सफ़र नहीं करते ये, ठीक है? सीक द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू देयर वर्क। उसमें क्या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल जो है ऐसा सरल बहुत ऐसा मार्ग निकाल लेते हैं, मोस्ट एफिशिएंट, जो कि बहुत प्रभावी होता है, ठीक है? जिसमें बहुत फ्रूटफुल जो होता है ना, बहुत परिणाम जिसमें से निकलते हैं, ऐसा वे निकाल लेते हैं चीज़ों को करने का, किसी भी कार्य को करने का, ठीक है? ऐसा तरीका वो खोज लेते हैं जो आसान भी हो, फ्रूटफुल भी हो, इफेक्टिव हो। ये प्रैक्टिकल थिंकर्स हैं। और तीसरा है कि नॉट सैटिस्फाई अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स टू देयर जॉब और अदर इंटरेस्ट। वो जब नॉट सैटिस्फाई अंटिल दे नो, वो जब तक संतुष्ट नहीं होते, वो असंतुष्ट की अवस्था में रहते हैं जब तक कि वो अपने जो है, अपने जो जॉब है, अपना जो कार्य है, और जो दूसरा जो जो भी उसको करना है, जो भी उसके लिए करणीय क्या कार्य, जो भी उसके टारगेट्स हैं, डेली के टारगेट बोल सकते हो, जैसे आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है, वो टारगेट आप बोल सकते हो। जो भी उसने अपने निर्धारित किया है, जब तक वो उसको अप्लाई नहीं कर लेते, जब तक वो उसके लिए कुछ अच्छा जो है खोज नहीं लेते कि इसको मैं कैसे करूं, इसको मैं कैसे जो है इसके लिए कैसे न्यू स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करूं, तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं उसको प्राप्त किए बिना, ठीक है? वो ऐसे इसमें वो आता है एक वैसे तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसमें हनुमान जी के बारे में आता है कि मुझे तब तक चैन नहीं आता जब तक मैं राम काज को कर नहीं लेता, ठीक है? तो वो उसमें हम एक तरह से, यदि आप धार्मिक है तो उसको रिलेट करके चल चल सकते हैं। तो जब तक वो अपने काम को अंजाम नहीं दे देते, जब तक वो अपने कार्य को करने के लिए कुछ नया कुछ ऐसा इजाद नहीं कर लेते, उनको सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, वो असंतुष्ट रहते हैं और जल्दी से तत्परता से अपने कार्य को जो है इम्प्लीमेंट करके तब वो जो है सांस लेते हैं। आगे है कंसेप्चुअल थिंकर्स। इसमें क्या आता है कि कंसेप्चुअल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है? एक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, संज्ञानात्मक जो है परिस्थिति की बात हो रही है। तो ये एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर। तो ये कंसेप्चुअल में क्या होते हैं कि जो उसकी बिग पिक्चर जो होते हैं ना, इसको हम वहां से उससे गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है उससे रिलेट कर सकते हैं। जो उसकी बिग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या है, समग्रता की मनोवैज्ञानिक है, मतलब मनोविज्ञान है समग्रता पूर्वक। तो उसमें क्या है कि समग्र जो पिक्चर होती है, जैसे कि हाथी के बारे में हमें देखना है, तो उस बच्चे को पहले हाथी दिखा दिया जाएगा और उसके बाद ही वो उस चीज को इन्फॉर्मेशन को ले पाएगा। उसको यदि उसका हाथी का सूंड दिखा जाए, उसको उसका पैर दिखा जाए, वो समझने वो पजल हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो जो बिग पिक्चर है उसका पूरा का पूरा समग्र रूप जब तक नहीं देख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने में उनको परेशानी होती है, ठीक है? तो उसको न्यू इन्फॉर्मेशन को तभी गेट कर पाते हैं वो जब उसका बिग पिक्चर देख लेते हैं, एक समग्र जो है परिस्थिति उसका रूप देख लेते हैं, तब वो कर पाते हैं। आप कुछ बोलना चाहती है रंजना जी? जी मैम। मतलब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना? ये है हाँ, ना इसका कंसेप्ट मीनिंग? बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं जी। कंसेप्ट तभी क्लियर होता है, वो क्या करते हैं कि जो जो नई इन्फॉर्मेशन है ना, उसको उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जब तक वो नहीं देख लेते हैं, उसको वो उनको समझ नहीं आता है, ठीक है? कंसेप्ट से क्या मतलब है कि जब हम चीजों को लेते हैं, उसमें पहले रूट मेमोराइजेशन आती है, पहले मेमोरी लेवल होता है उसका, इंफॉर्मेशन लेवल होता है, पहले इंफॉर्मेशन फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, अंडरस्टैंडिंग के बाद कंसेप्चुअल लेवल आता है, ठीक है? तो उसका कंसेप्ट बनता है कोई, कि वो चीजों को जो उसने सीखा, जो उसने पहले तो उसकी इन्फॉर्मेशन ली है, फिर उसने उसको अंडरस्टैंड किया है, आपस में सह संबंध, फिर उसका कंसेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा है, ठीक है? जैसे कंसेप्ट में ऐसा आता है कि जो हमारी ट्रायंगल का क्या कंसेप्ट है, उसके बारे में रूल रेगुलेशन, उसके उसको एक 3D एंगल से देखना, सब कुछ उसके बारे में गेट करना। वो सिर्फ ट्रायंगल नहीं है, उसके 3 कोण कोण नहीं है, उसको उसके बारे में सब कुछ पता है
कि इसका एरिया क्या होगा, उसकी हाइपोटेनियस कैसे निकालना है, उसका बेस कैसे होगा, कैसे किस प्रकार से ये निर्भर करता है, उसके क्या-क्या और रूल्स हैं जो सह संबंधित हैं बाकी सब ट्रायंगल से, ठीक है? तो एक कंसेप्ट है, पूरा का पूरा होल कंसेप्ट उसको समझ में आ जाता है। वांट टू नो न्यू हाउ थिंग्स वर्क, वो जानना चाहते हैं कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। सिर्फ आउटकम के ऊपर बेस नहीं रहते, वो ये जानना चाहते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती है। एक संज्ञानात्मक उसमें अप्रोच बताई गई है कि ज्ञान के बारे में। Learn the concepts that are presented but also want to know the related concepts that may not have been included. इन्होंने कहा है कि जब वो अपने कंसेप्ट को उसमें देख पाते हैं, सीख पाते हैं जो उनके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, बट ऑल्सो वांट टू नो द रिलेटेड कंसेप्ट, जो उसके सामने जो प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो आप उसको भी वो क्या करते हैं कि वो उसको जानने का प्रयास करते हैं जो उसके सह संबंधित है, ठीक है? जैसे कि कल हमने जो लिया था इडियास्कोप का था कि ये इडियास्कोप होता क्या है। आपने कहा था कि मैम इनके बारे में बताइए, जो बाकी के जो नाम है ये भी हमने नहीं पता, हमें पता ही नहीं ये क्या होते हैं, ठीक है? तो उसमें आपने सिर्फ उसके बारे में ना जानकर, तो आपने क्या कहा कि हम इनके बारे में भी जानना चाहते हैं जो इसके ऑप्शंस में आए हैं, इससे सह संबंधित है। तो वो क्या है, आपका कंसेप्चुअल अप्रोच है आपकी, ठीक है? कंसेप्चुअल थिंकर है आप, कि उसके साथ जो प्रेजेंट किया जा रहा है उसके साथ-साथ आप उसके जो सह संबंधी जो चीज़ें हैं, उनको भी आप जानना चाहते हैं कि एक ट्रायंगल दे दी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें उसके साथ-साथ जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका क्या होगा? उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों के कैसे भिन्न है, कैसे सिमिलर हैं, तो आप उसको भी जानना चाहते हैं, ठीक? ये कंसेप्चुअल थिंकर की अप्रोच है। आगे चलते हैं, ये तो था थिंकिंग के बेस पे, लिसनिंग के बेस पे हमने जाने। आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस एंड अडल्ट लर्नर्स एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव। अब इसमें के एडोलेसेंस जो होते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि एडोलेसेंस जो किशोरावस्था होती है, ठीक है? और जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट कौन से होते हैं? वयस्क, ठीक है? ये होते हैं कि 20 अबाउट 20, ठीक है? 18 से ऊपर। हाँ, तो जो टीन में नहीं है ना, टीन में नहीं है, जो टीनेजर है, जिसमें टीन आता है जो है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है? तो ये 19 तक होते हैं। जो 20 आ जाता है, 20 एंड 20 अबाउट 20, तो उसमें क्या है, अबाउट 20 से जो अबव होते हैं वो अडल्ट में आ जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं वो, ठीक है? तो कोई-कोई जो मनोवैज्ञानिक क्या है, उसमें भी वयस्क की जो निर्धारण है एज के हिसाब से, वो भी अलग-अलग करते हैं। कोई कहता है कि 25 से अबव जो 30 तक, 35 तक, 40 तक, 45 तक ऐसे अडल्ट होते हैं। उसके बाद प्रौढ़ावस्था लग जाती है। तो इसमें थोड़ा-सा भिन्नता मिलेगी हमें उम्र के हिसाब से, ठीक है? लेकिन हमें जो सामान्य जो समझ है वो ऐसे बना सकते हैं कि जो टीन एज में आते हैं वो एडोलेसेंस में है, जो अबव 20 है वो अडल्ट एज में है, वयस्क अवस्था में है, ठीक है? तो वो कैसे लर्नर होते हैं, जो टीनेजर हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे अधिग्रहण करते हैं, और जो वयस्क होते हैं वो कैसे अधिग्रहण करते हैं। उसमें क्या होता है कि एकेडमिक रूप से, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव, जो पुंडलिक सर आप शुरुआत में बता रहे थे उस प्रकार से इन्होंने जी। आगे है महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, एक इन्होंने ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे महान काम, कि इनका नाम जो है कहीं पर भी लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, और जो है एक महात्मा इनके सामने लगा दिया, ठीक है? महात्मा, कि वो जो आत्मा है, जो साधारण आत्मा है, उससे महान आत्मा। तो ऐसे काम हम भी करें अपने जीवन में, ताकि हमारा नाम भी ऐसे ही कोई पढ़े। लाइव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, इन्होंने कहा है कि इस प्रकार से जियो कि आप कल मरने वाले हो, ठीक है? जीना इस प्रकार से है कि आज पूरी तरह से खुल के जीना है। क्यों? क्योंकि कल मृत्यु होने वाली, कल तो मरना ही है। आज खुल के जियो, जो आप करना चाहते हैं, वो जो हमारे सेट गोल्स हैं जिनके बारे में, उसको हम आज ही पूरा कर ले। अपना जो कर्म है, ये इसमें इनडायरेक्टली रूप से ऐसे कह रहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगो कब, ठीक है? तो इनडायरेक्टली रूप से इन्होंने यही कहा है, लर्न एज इफ यू वर टू लाइव फॉर एवर, और इस प्रकार से सीखो कि आप सदैव
हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो सीखना हमें इस प्रकार से सीखना है कि हाँ, मुझे सीखने में हमेशा ही सीखना चाहिए कि जो अंतिम श्वास है, अंतिम श्वास तक सीखना है, ठीक है? जीवन हमें सीखने के लिए ही मिला है। तो कहीं से भी, पत्थर से, बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से, कैसे भी कहीं से मिल जाए, सीखना चाहिए हमें। महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट है। तो इसी के बेस पर एडोलेसेंस जो लर्नर्स होते हैं, इसमें एडोलेसेंस एज को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। अर्ली एडोलेसेंस जो पूर्व किशोरावस्था, जो पूर्व किशोरावस्था, मिडल, मध्य किशोरावस्था, लेट उत्तर किशोरावस्था, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या होता है, जो अर्ली में कौन से आ जाएंगे, वो 13 के, 12 के और 14 के, 15 के, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो 15 टू 17 मिडल में और अबोव जो है 19 तक लेट में आ जाते हैं। 1-2 साल का थोड़ा सा भिन्नता मिल सकती है, तो उसको आप देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जो अर्ली एडोलेसेंस जो होती है 2-3 साल की, उसके कैसे सीखते हैं भाई, आगे चलेंगे। उसमें उनके पास, हाँ, उसकी इसको इलेबरेट नहीं किया गया है, ठीक है? आप अब एक बार बैक चले भाई। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में क्या होता है, पूर्व किशोरावस्था में वो जो है सीखने की ललक उनके अंदर होती है और वो हर चीज को ना बड़े एक तरह से पूर्ण रूप से वो सीखना चाहते हैं कि मैं इसको अच्छे से, जो स्किल्स होती हैं, स्किल्स को भी मैं, इसको भी सीख लूं, मैं उसको भी सीख लूं और मैं इसको भी सीख लूं। वो क्या होता है कि एक तरह से एक तूफान की जो अवस्था है, उनके अंदर कंफ्यूजन भी बनी रहती है, ठीक है? जो अर्ली स्टेज होती है ना, उसमें बच्चे को समझ में भी नहीं आता मैं करूं क्या। उसका बैडमिंटन खेलने का भी मन कर रहा है, उसका क्रिकेट खेलने का मन भी कर रहा है, उसका डॉक्टर बनने का भी मन कर रहा है, उसका इंजीनियर बनने का भी मन कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या है, उसके जो विचार है उसमें कंफ्यूजन देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज होती है कि वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उसमें एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है और वो, लेकिन थोड़े से लिटिल बिट कंफ्यूज होते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इतनी एनर्जी है, ये भी कर ले, उसको पूरा सब कुछ संभव लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं वैसा भी कर सकता हूँ। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहते हैं। मिडल एडोलेसेंस में थोड़ा-थोड़ा उनको समझ में आने लगता है कि जो मेरे लिए क्या सही है, मैं किसमें अच्छा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन स्टिल बनी रहती है, ठीक है? और इसमें लेट एडोलेसेंस में वो अपनी चीज़ों को है, उसमें थोड़ी समझ आ जाती है, परिपक्वता आती है और वो समझ पाते हैं कि हाँ, फाइनली मुझे किस तरफ जाना है, ठीक है? फाइनली मुझे क्या, किसमें अच्छा करना है और मैं किसमें बेहतर हूँ। तो सामान्य रूप से तो सभी में अच्छा हूँ, लेकिन मैं बेहतर किसमें हूँ और किसमें मैं बेहतर परिणाम ला सकता हूँ। तो लेट एडोलेसेंस में ऐसी समझ उसकी बन जाती है लर्नर्स में, ठीक है? उसको पता चल जाता है कि हाँ, क्या कौन-सा विषय है वो मेरी रुचि का है और मुझे अच्छे परिणाम दे सकता है। और ये तूफान की जो स्टेनले हॉल है, इसमें एक नाम आता है बहुत फेमस, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था है। तो ये जो स्टेटमेंट है कई बार डायरेक्ट भी दे दी जाती है और या फिर इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था है। तूफान की अवस्था की मतलब उसमें एक तरह से कन्फ्यूजन भी होती है और तनाव भी होता है और उसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस भी उसके उसमें आते हैं कि जो हार्मोनल जो चेंजेस है वो उसके अंदर आते हैं। जो फिजिकल चेंजेस आते हैं ना, तो मानसिक रूप से भी वो उसमें बदलाव आते हैं, साइकोलॉजी भी उसकी चेंज होती है। तो वो समझ नहीं पाता है एकदम से कि वो मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति में वो रहता है, तनाव की स्थिति में वो रहता है, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने वो तूफान की अवस्था कहा है कि इसमें बच्चे को बड़ा केयर करके उसको रखना चाहिए, उसके साथ जो बड़ा मैत्री स्वभाव जो है उसके साथ रखना चाहिए, उसकी चीज़ों को डाँटना नहीं चाहिए, उसको ऐसे फटकारना नहीं चाहिए, क्या ये आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको उसको बताना चाहिए कि बेटा इसमें क्रिटिकल थिंकिंग करो आप, जो आप कर रहे हो उसको इवैल्यूएट करो, ये ठीक क्या है, गलत क्या है, इसके परिणाम पर जाओ, इसका परिणाम कैसा होगा, ठीक है? तो उसको एक सोचने की आपको समझ देनी है। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर जुड़े होंगे, हम ऐसा मानते हैं कि अगर पेरेंट्स नहीं है तो छोटे भाई-बहन कुछ तो होंगे जिसके, तो वो जो है इसको हम
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं और जो हमारी लाइफ में व्यवहारिक जो पक्ष है इसका वो भी समझते चले और उसको लागू करें। तो उनको जो एडोलेसेंस में जो किशोरावस्था में आपके छोटे भाई-बहन हैं, बच्चे हैं, जो भी है उनको समझना है। उनकी एक्टिविटी को नोट करके उनको ज़्यादा ऐसा जो है नोट तो आपको सारी एक्टिविटी करनी है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल, ठीक है? तो इसमें ये सब कुछ चेंजेस जब आते हैं तो वो उसको समझ नहीं पाते। उस चेंजेस में यदि आप उसको गाइड नहीं करेंगे, यदि आप उसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो अपने जो ऐसे गलत संगति में भी वो पड़ सकता है कि वो उसको अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करेगा अपनी मनस्थिति को, अपनी जो परिस्थिति को और वो उसको गलत गाइड भी कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो एक समाज को ही गलत दिशा मिलती है तो आप जो है उसको वहाँ पर देखेंगे और उसको ज़्यादा वो ये ना करने दें कि आप उसको हमेशा 24 घंटे नोट कर रहे हैं, आप उसकी जो स्वतंत्रता है उसको छीन रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। आप उसको मैत्री स्वभाव में उसके बारे में जानें, उसका दोस्त बनें और उसके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको सोचने का ऐसा एक नया दे कि नई तरह से सोचना सिखाएँ कि आप इस प्रकार से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा, आप क्या करने जा रहे हैं, इसमें क्या वैल्यू इसकी, क्या वर्थ है, ठीक है? तो आगे चलेंगे भाई। जी बहन। जी भाई। तो इसमें क्या है एकेडमिक अचीवमेंट्स। एकेडमिक अचीवमेंट्स में क्या है कि हमारी जो कोई कोई तो होता है कि सेल्फ डायरेक्टेड होता है कि ऑटोनोमस होता है कि खुद से ही चीज़ों को करता है कि हाँ, पापा मुझे ना फर्स्ट पोज़ीशन लेके आनी है। मुझे सबसे बेस्ट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे वैसा करना पड़ेगा, मुझे ट्यूशन चाहिए, आप चलो उन सर के पास चलो, ऐसा करो, वैसा करो। तो वो क्या करता है वो पिता को माता-पिता को वैसे एक्टिव रखता है कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। वो खुद से सेल्फ डायरेक्टेड होता है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, वो क्लियर होता है अपने बारे में, ठीक है? और कोई ऐसा होता है कि उसको पुश अप करना पड़ता है कि बेटा आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। पेरेंट्स उसके लिए टारगेट सेट करते हैं, वो फिर भी उसको पुश करते रहते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इसमें इसके ऊपर भी भिन्नता होती है। और गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल, कुछ होते हैं गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपना जो उद्देश्य बनाया है उसको लेकर चलते हैं और उसके हिसाब से जो भी करते हैं वो अपने गोल को लेकर ही करते हैं, जो भी सोचते हैं अपने गोल को लेकर सोचते हैं और प्रैक्टिकल थिंकर होते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उनकी कि क्या बेनिफिशियल है मेरे लिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये मेरे गोल में कितना मेरे लिए सहायक बनेगा। आगे है कि रेलिवेंसी ओरिएंटेड एंड सी अ रीजन फॉर लर्निंग समथिंग। तो इन्होंने कहा है कि जो ओरिएंटेशन है, जो हमारी जो एक दिशा है, उसको दिशा कैसे वो देनी है, उसकी हमारी जो गोल है, जो उद्देश्य है, उसके लिए कैसी दिशा है, उसके लिए कैसा रेलिवेंस है वो मतलब तर्कपूर्ण है कि नहीं है, वो ठीक है कि नहीं है या फिर यूजलेस है, ठीक है? उपयोगी कितना है वो। और वो एंड सी अ रीजन फॉर लर्निंग समथिंग, वो हर एक चीज को सीखने के लिए पहले रीजन देखते हैं कि इसको मेरे लिए रेलिवेंट कितना है, ओरिएंटेड कितना है, ठीक है? कि मतलब कि रेलिवेंसी ओरिएंटेड कि ये ठीक कितना रहेगा मेरे लिए, इसके लिए क्या उपयोगिता है इसकी, ये क्या यूजलेस तो नहीं है, जो यूजलेस है वो मुझे नहीं सीखना है, या ये मेरे लिए रेलिवेंट है या फिर मेरे लिए उपयोगी है तो ही मुझे ये सीखना है, ठीक है? कुछ आपने देखा होगा कि आपस में आप लोग बातें करते हैं तो आप लोग के कुछ लोग मतलब कुछ दोस्त होंगे या फिर आपके पिता हैं, माँ हैं, तो आप उनको कुछ-कुछ बोलते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं आपको वो सारी बातें नहीं सुनते, वो कहते हैं कि इसमें जो ठीक है ना, जो बात है ना, जो मुद्दे की बात है वो बताओ, बाकी मुझे नहीं सुनना आपकी फालतू बकवास, है ना? ऐसा कुछ बोलते होंगे। तो वो क्या है, वो रेलेवेंसी ओरिएंटेड है कि वो रेलेवेंसी उसमें क्या है, क्या ठीक है, क्या गलत है, वो रीज़न खोजते हैं कि मेरे लिए मुझे सीखने को क्या मिलेगा इस चीज़ में, वो वही बातें सुनते हैं, बाकी की बातें वो नहीं सुनते हैं। और है फिर है अडल्ट मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट। तो अडल्ट जो है उनको रिस्पेक्ट जो है शो करनी चाहिए। द अडल्ट ट्रेनर्स मस्ट एक्नॉलेज द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड दैट अडल्ट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। तो जो अडल्ट जो ट्रेनर होते हैं उनको क्या होता है कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव इकट्ठे किए अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करके, अलग-अलग चीज़ों को सीख कर, ठीक है? तो उनको अपने जो उनके पास बहुत सारे अनुभव अपने होते हैं,
ठीक है? और अनुभव के आधार पर वो जो भी अपने छोटे से बड़े से जिससे भी मिलता है ना, वो सोचता है कि मैं इसको इस प्रकार से गाइड करूँ। जैसे कि हमारे जो जैसे कि ताऊ जी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, सब उनके उनसे आप जब भी मिलोगे ना तो वो आपको बताते रहेंगे कि आप ऐसे करो, देखो इसमें ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा हो गया बेटा, वैसा हो गया। वो मतलब अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं, ठीक है? जो पार्टी फिर उसमें उसका अपने अनुभव को लेकर उसमें जो है चलते हैं और अपने अनुभव को शेयर करके उनके माध्यम से दूसरों को भी सिखाते हैं और खुद भी आगे जो है प्रोग्रेसिव रहते हैं। आगे है सोशल चेंजेस। तो सोशल चेंजेस में क्या है? रैपिडली वाइडनिंग लाइफ, किसमें कि एक जो बहुत तेजी से जो बदल रही है, जो विस्तृत हो रही है हमारे जीवन, ठीक है? कि उसमें पहले तो हम जैसे किताबों से पढ़ते थे, ठीक है? किताब पहले तो श्रुति चलती थी, श्रुतियाँ, ठीक है? उसके बाद किताबें आई, किताबों से पढ़ते थे। उसके बाद हमारे कंप्यूटर, फ़ोन ये सब कुछ ऐड ऑन होता गया और वो जो हमारी लाइफ है, जो जीवन है बड़ा विस्तृत होता गया कि हम इस क्षेत्र में भी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र तो है योग का, ये जो प्रैक्टिकल है, ठीक है? इसमें इसमें जो थ्योरी का पार्ट है, वो थ्योरी का पार्ट श्रुति से भी हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको जो है कंप्यूटर से भी हम जो है उसका भी सहारा ले रहे हैं, वहाँ से भी हम अपनी जो है स्किल को बढ़ा रहे हैं, उधर से भी ये भी वो सीख रहे हैं, उस क्षेत्र में सीख रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है, बहुत विस्तृत हो जा रहा है हमारा जीवन, ठीक है? एक चीज़ में सिर्फ एक ही कंजस्टेड ना रहकर बहुत विस्तार जो है ले रहा है, एक भी कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी। तो इसमें क्या है, एन इंक्रीजिंग ओवरलैपिंग बिटवीन द रोल्स ऑफ द चाइल्ड एंड अडल्ट। तो इसमें क्या है कि जो चाइल्ड और अडल्ट है, जो बच्चा है और जो वयस्क है, ठीक है? उनके बीच में क्या है, उनकी जो भूमिकाएँ हैं, उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है? भूमिका क्या है कि जैसे चाइल्ड है, वो कभी पेरेंटिंग बिहेवियर में आ जाता है कि नहीं पापा, आपको ऐसे नहीं करना है। वो क्या है उस समय वो पेरेंटिंग सिचुएशन में है, ठीक है? और जो कभी अडल्ट क्या होते हैं, कभी बच्चे बन जाते हैं, ठीक है? वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। तो उसमें क्या है, बहुत सारी जो सोशल जो होते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो अडल्ट और जो जो बच्चा है उसमें ओवरलैपिंग हो रही है। और एक तरह से ये भी है कि जो छोटे बच्चे हैं उसमें परिपक्वता कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है कि वो जो टीवी है, जो इंटरनेट है, उसका ऐसा प्रयोग करते हैं, उनके उसके सामने जो है सॉन्ग्स चलाए जाते हैं, फ़िल्में वो देखने लगता है छोटा-सा बच्चा ही। तो उसमें क्या करता है कि उसमें जो जो सहज जो प्रक्रिया होनी चाहिए मैच्योरिटी की, ठीक है? जो सहज उसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो ना होके एकदम से उसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी का वो जो है ऐसा वो गेन करने लग जाता है, तो ये खतरनाक चीज़ है। तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को हमेशा इंटरनेट से इन सब से दूर रखना चाहिए। जो उसके अगर वो इंटरनेट यूज़ करना उसके लिए एकेडमिक रूप से उसके लिए ज़रूरी है, तो आप साथ में बैठे उसको निकाल कर देखें, उसको ये करना है, वो बताएगा कि उसके सिलेबस में ये है, सिलेबस देखिए, उससे टीचर ने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, उसको निकाल कर दें आप और उससे तुरंत आप उसको बंद कर दें, अपने अपने जो है साथ ले लें, जो इंटरनेट का जो डिवाइसेज़ हैं। बच्चे को ना दें। तो उनके में क्या हो रहा है कि वो जो पहले परिपक्वता उसमें उसमें आ रही है पहले से ही, ठीक है? तो ये जो रोल्स हैं इसमें तो सिर्फ रोल्स के बारे में बताया गया है कि जो चाइल्ड है और जो अडल्ट है उसके रोल को ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है? उसकी भूमिकाएँ। एडोलेसेंस में फील बैड व्हाइल फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जो एडोलेसेंस है, जो किशोर है, वो बहुत जो है बैड फील कर सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके सामने दुविधाएं जो हैं, दुविधाओं को लेकर, वैल्यूज को लेकर, इमोशनल टेंशन एंड एक्सट्रीम एटीट्यूड्स। तो ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, दुविधाएं आती हैं, ये यहाँ पर इस साइड जाऊं या उस साइड जाऊं, ठीक है? ऐसी दुविधाएं उसके भीतर होती हैं। फिर वैल्यूज आ जाती हैं कि जो उसको देखता है कि सच बोलना चाहिए, किताबों में वो पढ़ता है कि सच बोलना चाहिए। तो फिर दूसरे ही पल क्या होता है कि पापा कहते हैं कि कोई रिश्तेदार जैसे आपके चाचा-वाचा आए तो आप कह देना कि पापा घर पे नहीं है। तो वहाँ पर इसके जो जो वैल्यूज है ना उसको चोट लगती है, ठीक है? वो तो पढ़ता है कि सच बोलना चाहिए, सदैव सत्यवादी बनो, ठीक है? और जो हरिश्चंद्र की उसके उसके
सिलेबस में उसको पढ़ाया जाता है, हरिश्चंद्र की कथा सुनाई जाती है, और फिर दूसरे ही पल जो अपने घर में ही देखता है कि वो ऐसे पापा ही उसको झूठ बोलने के लिए कहते हैं, तो उसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा होता है, वैल्यूज को लेकर भी इमोशनल टेंशन भी होती है, भावुकता भी होती है, कि उसमें क्या होता है कि वो कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है, जो क्रिएटिविटी है, उसको एक तरह से सिरे से नकार दिया जाता है बड़ों के द्वारा कि ये तुम क्या यूजलेस कर रहे हो, इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं तुम ऐसे करो। तो ये उसके भावनात्मक भी काफी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ भावनात्मक चेंजेस भी आते हैं। उसको एक तरह से अकेला फील होने लग जाता है, किसी दोस्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी टेंशन उसके अंदर होती हैं, एक्सट्रीम एटीट्यूड्स, और जो उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है ना, वो पूरा मतलब बहुत बड़ा उसका दृष्टिकोण होता है, एक एक्सट्रीम लेवल पर होता है कि बहुत अच्छी चीजें, वो अमूर्त चिंतन वहां पर शुरू हो जाता है, अमूर्त चीजें वो सोचने लग जाता है, कल्पना जो है उसमें, कल्पना के क्षेत्र में वो प्रवेश करता है कि कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो समय हो गया है, बाकी का जो है कल करेंगे। और आप लोग ये बताएं कि एक्टिव लर्नर्स कौन होते हैं? बोले मैम। एक्टिव लर्नर्स, हाँ एक्टिव लर्नर्स होते हैं जो किसी भी विषय के ऊपर उनका अपना व्यू होता है, बिल्कुल अटेंटिव होके उसको सुनते हैं, उस सब्जेक्ट के बाद में अपने आप को को रिलेट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हाँ उन्हें पुश ठीक है, करने की नीड नहीं होती है और किसी से इम्प्रेसिव नहीं होते हैं, वो खुद से ठीक है, अपना आप को ठीक है, मोटिवेट ठीक है। ओके ओके भाई, एक बार दोबारा दिखाएंगे, मैम एक बार चिंतन प्रेजेंट दोबारा करेंगे एक बार।